नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में किसकी सरकार और बुलेटिन में चुनाव की खबरों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुंगेर हिंसा से जुड़े अपडेट की बात। मुंगेर हिंसा मामले की जांच लगातार जारी है और अब तक कुल 16 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी समेत 150 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मूर्ति विसर्जन के दिन हुई वारदात को लेकर 7 एफआईआर दर्ज कराए गए हैं, जबकि 29 अक्टूबर को हुए आगजनी और बवाल के मामले में 9 प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि एफआईआर में शामिल कुमार कृष्ण नाम के शख्स का अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच के क्रम में जो भी सबूत सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि पूरे मामले में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें थी जब थाने पर भी हमला किया गया। लेकिन अपडेशन ये है कि इस पूरे मामले में 16 प्राथमिकी अब तक दर्ज की जा चुकी है, जिनमें 6 पुलिसकर्मियों के साथ साथ 150 लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। मूर्ति विसर्जन के दिन वारदात हुई थी, जिसमें अब तक 7 एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। 29 अक्टूबर को इस आगजनी और बवाल के मामले, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उस पूरे मामले में 9 प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो मीडिया के सामने जानकारी रखी है, उसमें उन्होंने कहा कि एफआईआर में शामिल कुमार कृष्ण नाम का जो शख्स है, उस शख्स को लेकर अभी सत्यापन नहीं हो पाया है। कुमार कृष्ण नाम के एक व्यक्ति जिसका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है, उसका हम लोगों ने जो सूत्रों के हवाले से जो आइडेंटिफिकेशन किया गया है, उसको एफआईआर में उसका नाम दिया गया है और अब उसकी सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। तो 26 अक्टूबर को मुंगेर गोलीकांड मामले में कोतवाली थाने में कांड संख्या 312/20 दर्ज प्राथमिकी में लाठीचार्ज करने वाले सिपाही भास्कर झा, सिपाही विजेंद्र सिंह, सिपाही विकास कुमार, सिपाही मोहन कुमार, एएसआई ब्रजेश सिंह और एक स्थानीय जो कि पुलिस का करीबी बताया जाता है कृष्ण कुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा प्राथमिकी में सीआईएसएफ के एक जवान का नाम भी शामिल किया गया है। तो मुंगेर हिंसा में अब तक क्या कुछ हुआ है, तारीखों के हिसाब से भी जान लीजिए। देखिए 26 अक्टूबर 2020 की वो तारीख थी जब मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग की गई और हिंसा में एक शख्स की मौत हो जाती है। 29 अक्टूबर 2020 आक्रोशित लोगों ने थाने में आगजनी कर दी, गाड़ियों को जलाया गया। 29 अक्टूबर 2020 को ही डीएम राजेश मीणा और एसपी लिपि सिंह पर कार्रवाई की जाती है और उन्हें हटा दिया गया। 29 अक्टूबर 2020 को ही डीएम रचना पाटिल और एसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों को मुंगेर की कमान दी गई। 29 अक्टूबर 2020 मगध मंडल के कमिश्नर को घटना की जांच के आदेश दिए गए और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, इस पूरे घटनाक्रम पर यह माना जाए कि पुलिस ने जो कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर तमाम चीजें सामने रख दी जाएंगी, क्या वो अब पूरा हो चुका है? देखिए बिल्कुल समय तो पूरा हो चुका है, लेकिन जांच जो है वो पूरी नहीं हुई है। पूरे तौर पे कहा जा सकता है कि जांच अभी जारी है। जो पुलिस मुख्यालय के शीर्ष अधिकारी हैं उनसे हमने बात की है तो उन्होंने कहा है कि जांच जारी है, जल्द ही जो है जांच रिपोर्ट जो सामने आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखा जाए विवाद तो ये सरकारी बयान है, जो बयान होने चाहिए थे। जिस तरह से टाइमलाइन जो है निर्धारित किया गया था, समय निर्धारित किया गया था कि 7 दिन के अंदर जो है मगध रेंज के जो कमिश्नर हैं वो जाँच पूरी करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे और उसी रिपोर्ट के हवाले जो है ये दावा पुलिस मुख्यालय कर रही थी कि हम कार्रवाई करेंगे। तो वो समय अब बीतने को है, लेकिन अगर बात कर ली जाए तो जो जांच रिपोर्ट है वो पूरी नहीं हो पाई है, जांच जारी है ऐसा ही कहा जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो लोग हैं, मुंगेर के जो लोग हैं जिन्होंने आक्रोश दिखाया, जिन्होंने पत्थरबाजी की और जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, ठीक है, विरोध करना अपनी जगह की बात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकारी संपत्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, कानून को अपने हाथों में लिया और इस पूरे मामले में जाँच की जा रही है। पुलिस की जो रवैया रहा वो क्यों इस तरह का रहा, कहाँ चूक हुई पुलिस से, कहाँ पुलिस ने गलतियाँ की है और साथ ही साथ जो लोग हैं
उन्होंने आक्रोश जताया, इस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया। पूरे सभी मामलों की जांच करके उसके आधार पे आरोप जो है वो तय किए जाएंगे, जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो कब की जाएगी ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है, बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस पर फिलहाल जो है ना तो पुलिस मुख्यालय के शीर्ष अधिकारी अभी फिलहाल कुछ करने को राजी हैं और ना ही जो है सरकार स्तर पे जो लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सरकारी बयान में फिलहाल ये मामला जो है वो चल रहा है कि जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हकीकत में जो अंदर खाने की जो खबर है वो हम बताते हैं दर्शकों को कि जांच जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। जो कमिश्नर हैं मगध रेंज के वो सबमिट कर सकते हैं और उसमें जो अंदर खाने की जो बातें आई हैं, हालांकि ये आधिकारिक बयान नहीं है, आधिकारिक बयान जब आएगा वो भी हम दर्शकों को बताएंगे, आप बताएंगी, तो वो उसमें ये बातें अभी उभर कर आई है कि डीएम और एसपी जिन्हें निलंबित किया गया 29 तारीख को, उनके खिलाफ जो मामले थे, जो शिकायत थी, जो नाराजगी थी लोगों की, उस मामले में जो बातें सामने आई है कि इनकी कहीं कोई गलती नहीं थी, इन्हें क्लीन चिट देने की बात सामने आ रही है। हालांकि हकीकत क्या होती है ये तो जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जो आक्रोश और जो विरोध लोगों ने दिखाया, मुंगेर वासियों ने दिखाया, कानून को अपने हाथों में ले लिया, हालांकि वो गलत है। लेकिन यानी कि इस रूप में भी देखें, इस रूप में भी देखें अमित के अब जांच के नाम पर जो सप्ताह भर का वक्त दिया गया था वो जांच कम से कम पूरी हो गई है। कार्रवाई उन लोगों पर कब तक होती है इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुंगेर गोलीकांड में मारे गए अनुराग पोद्दार के परिजनों से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने पीड़ित परिवार को यह भरोसा दिलाया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। जो पूरी घटना का जांच, ये उच्च स्तरीय जांच होकर के और जो भी पुलिस प्रशासन के जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, कोई भी पदाधिकारी, उनको फास्ट ट्रैक गठन करके और उस पर हत्या का मुकदमा भी आवश्यक होगा तो चलाया जाएगा और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। और सचमुच ये परिवार आज उजड़ गया, मैं देख रहा हूँ। तो वहीं समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक प्रत्याशी को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी सूरज कुमार को बाइक सवार 2 अपराधियों ने मुफस्सिल थाने के विशुनपुर में गोली मार दी। गोली लगने से घायल सूरज कुमार का इलाज फिलहाल निजी अस्पताल में जारी है। और ये बाथरूम रोड के किनारे बाथरूम करे थे, हम उनके 10 कदम दूरी पर थे। बाइक से 2 बाइक से 4 जवान आए, इनसे बात करने लगे। हमको लगा कि कोई अपनाता है। बात करते करते वो गन निकाला और पैर में गोली मार दी। पैर में गोली मारा, उसके बाद हम जैसे हम गन निकाले जाते वो फरार हो गया। सर पहचान नहीं पाए। सर पहचानते हैं उनको कौन था। कितने की संख्या में थे सर? सर वो 4 थे, 2 बाइक थी। मुंगेर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां मारपीट में कई लोग घायल हो गए। घटना श्यामपुर थाना क्षेत्र के गोड्डा गांव की है। बताया जा रहा है कि नहर के पानी के विवाद में यहां दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। मारपीट की घटना के दौरान खड़गपुर और बरियारपुर मुख्य मार्ग काफी देर तक जाम रहा। महिला पुरुष सभी अपनी ताकत और जोर आजमाइश करते यहाँ नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और सड़क पर संग्राम की ये तस्वीरें नहर के पानी को लेकर बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 94 सीटों पर 54.64% मतदान हुआ और इस दौरान आम और खास सब ने वोटिंग की। मतदाताओं ने 1464 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है, जिसमें कई ऐसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखने लगी। क्या आम और क्या खास, सबने कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरे चरण में कई दिग्गजों ने वोटिंग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, राज्यपाल फागू चौहान, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान सहित कई मंत्रियों ने भी मतदान कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई।
दूसरे चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, उसमें लालू प्रसाद के दोनों बेटे भी शामिल हैं। अब राघोपुर की जनता ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया है या बीजेपी के सतीश कुमार को विजय श्री से नवाजती है, ये तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हसनपुर के मतदाताओं ने भी अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। फैसला लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के पक्ष में आता है या जेडीयू के राजकुमार राय के पक्ष में, ये देखने वाली बात होगी। लालू प्रसाद के परिवार से जुड़ा एक और नाम है जिसके भाग्य का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है, वो है चंद्रिका राय। चंद्रिका राय परसा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके सामने आरजेडी के छोटे लाल राय को हराने की चुनौती है। दूसरे चरण के चुनाव में नीतीश सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। पटना साहिब की जनता पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को एक बार फिर विधानसभा भेज रही है या नहीं, नालंदा के मतदाता श्रवण कुमार को विधानसभा की कुर्सी तक पहुंचा रहे हैं या नहीं, राणा रणधीर की किस्मत में क्या लिखा है और मंत्री राम सेवक सिंह को हथुआ की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है या नहीं, ये सब कुछ 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी और जनता का जनादेश सामने आएगा। दूसरे चरण में एक सीट बांकीपुर भी है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी। अब बांकीपुर के लोगों ने फिर से नितिन नवीन पर भरोसा जताया है या फिर शॉटगन के पुत्र लव सिन्हा और प्लूरल्स पार्टी के प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी में से किसी एक को चुना है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। यानी दूसरे चरण की जिन 94 सीटों पर मतदान हुआ, उसके मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। फैसला किसको खुश करता है और किसको नाखुश, ये तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया है कि 180 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। साथ ही दूसरे चरण की 94 सीटों में से उन्होंने 80 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल से बातचीत की हमारे बेतिया संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण में के 94 सीटों पे मतदान संपन्न हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। हम जानना चाहेंगे क्या कुछ दूसरे चरण में रहा है। दूसरे चरण के पूरा आकलन लेने के बाद यह निश्चित है कि एनडीए 80 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी और मध्य बिहार और उत्तर बिहार ने शुरू से एनडीए को समर्थन दिया है, शुरू से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को समर्थन दिया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य विगत 1.5 वर्षों में किए हैं राष्ट्रवाद के लिए, विकास के लिए और गरीबों के लिए, उसके कारण सभी जनता एनडीए के साथ है। तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है, 7 नवंबर को है। क्या कुछ तैयारी होगी, कौन कौन से नेता आ रहे हैं? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे यहाँ लौरिया में उनका संबोधन होगा, उसके बाद नरकटियागंज में रोड शो है, 2 दिनों का चुनाव प्रचार बाकी है। सभी नेता विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रचार का कार्य कर रहे हैं और पिछले बार हम 20 सीटें जीते थे 2010 में, जब जदयू और भाजपा एक साथ थी। इस बार चंपारण में 21 सीटें जीत करके हम एक रिकॉर्ड बताएंगे। टोटल कितनी सीटें एनडीए को मिल रही है? 180 पार है। 180 पार, बिल्कुल। तो ये थे संजय जायसवाल जी, जिनका साफ स्पष्ट तौर पे मानना है कि इस बार एनडीए को 180 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के चुनाव के बाद अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों चरण में जनता से मुद्दों पर वोट, जनता ने मुद्दों के आधार पर वोट किया है और उनके गठबंधन को बढ़त मिल रही है। दोनों चरण जो है हम लोग जीत गए हैं और आपकी इस मजबूत संकल्प ने ये साबित कर दिया है कि बिहार असल मुद्दों पर चुनाव लड़ सकता है। कोई कितना भी बांटने का कोशिश करा, लेकिन उनकी दाल नहीं गली और बेरोजगारी के मुद्दे पर, खास तौर पे नौकरी के मुद्दे पर, पलायन, गरीबी, भूखमरी के मुद्दे पर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।